बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमने जो टॉपिक करना है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बेसिक्स ऑफ एक्सेल यानी कि टाइप्स ऑफ डेटा को। और उसके बाद आज हमने पढ़ना है कि वर्कशीट के अंदर रेफरेंस नंबर क्या होते हैं और उनके अंदर कैलकुलेशन कैसे होती है। उनमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का कि सेल रेफरेंस किसको बोलते हैं। अच्छा, रेफरेंस दूसरा नाम जो होता है वो एड्रेस का भी होता है। ठीक है, एड्रेस को भी हम रेफरेंस कॉल करते हैं। लेट्स से कि मैंने आपको बताया भी था कि आप कोई भी सेल है, मैंने कहा कि जो कॉलम होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो रोज होती हैं उनको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये रोज है और ये कॉलम है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं लेट्स से कि कहता हूँ ये एक कॉलम है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। अब ये सेल का एड्रेस क्या है, रेफरेंस क्या है, तो मैं बोलूंगा जी कॉलम है। पहले हम लेटर लिखते हैं, कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जी कॉलम है और 3 रो है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सेल का रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो जब सेल का रेफरेंस पता होगा तो हम उसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। जैसे ये 1 है, यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ 1 लिखता हूँ, इधर प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ ये एड्रेस को, ये क्या है, ये H3 है 1। अब मैंने इनको दोनों को फार्मूलाज को प्लस इक्वल साइन लगाया, क्योंकि फार्मूला हमेशा इक्वल के साइन से शुरू होता है। फिर इस पे क्लिक किया, इसका एड्रेस आ गया। फिर मैंने शिफ्ट दबाकर प्लस प्रेस किया, क्योंकि मैंने प्लस करना है इस सेल के एड्रेस को इस सेल के एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी हुई है, क्योंकि मैं सेल के एड्रेस को प्लस कर रहा हूँ, वैल्यू को नहीं। वैल्यू तो 1 है लेकिन सेल का एड्रेस ले रहा हूँ, अब इस सेल का एड्रेस लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए उसने क्या किया 2। और जो मैंने इस चेक करना है कि इसके ऊपर फार्मूला क्या लगा है, मैं इस सेल पे सिलेक्ट करूंगा तो ये फार्मूला लगा है कि जो G3 के अंदर वैल्यू है उसको प्लस कर दो H3 की वैल्यू के अंदर, तो उसका आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 2। 1 + 1 2, तो ये फार्मूला लगा है। ठीक है, तो ये सेल का रेफरेंस इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम। ईच सेल इन अ वर्कशीट, हाँ एक पूरी वर्कशीट जिसमें सेल है आपकी, ये जिस पे हम अभी काम कर रहे थे, उसका रेफरेंस नंबर होता है। ठीक है जी, और सेल रेफरेंस इन अ फार्मूला रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ द रेफरेंस सेल। ठीक है, तो जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला, उसमें हम सेल का एड्रेस ये रेफर कर रहा होता है कि उस एड्रेस के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो वैल्यू लिखी हुई है, उसको कैलकुलेट करना। ठीक है जी, ये बात कह रहे हैं। इट इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फार्मूला, इससे हमारे जो फार्मूला की है वो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। इफ द कंटेंट ऑफ, कंटेंट का मतलब क्या है, जो इस एड्रेस के ऊपर G3 के ऊपर और H3 के ऊपर जो कंटेंट है 1 और 1। ठीक है जी, कंटेंट ऑफ द रेफरेंस आर चेंज, अगर इनको चेंज कर देते हैं, रिजल्ट ऑफ फार्मूला इज ऑटोमेटिकली चेंज, तो रिजल्ट भी आपको फार्मूला का ऑटोमेटिकली क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे मैं यहाँ पर 2 करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखिए 3 हो गया। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट देखें यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसका एड्रेस चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, उनकी वैल्यूज अगर हम कंटेंट उनके चेंज करते हैं उस एड्रेस के ऊपर, जो G3 है वो ये है, प्लस हम कर रहे हैं H3 में, उसमें जो कंटेंट चेंज हो रहे हैं उसका रिजल्ट फार्मूला में चेंज होता जा रहा है। ठीक हो गया, उसका रिजल्ट जो है वो फार्मूला में चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये है जी जो वो कह रहे हैं। अ सेल रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ कॉलम नेम, कहता है जो सेल रेफरेंस होता है या सेल का एड्रेस होता है, जैसे मैंने कहा उसमें क्या होता है जी, कॉलम नेम होता है और रो नंबर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कहता है B20, जैसे मैंने अभी ये बताया है, ये क्या है, ये G कॉलम है और G3 रो है। ये एक इस सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये H कॉलम है और ये H3 है। इस तरह वो कहता है B20, ये B है, ये देखिए ये B कॉलम है और ये 20 रो पे है। तो ये देखिए ये एग्जाम्पल में जो बता रहा हूँ, ठीक है जी, मैंने आपको बता दी है। तो इसमें जो है वो रो नंबर रिप्रेजेंट कर रही है 20 को और कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है B को। तो कहता है इसी तरह ये फार्मूला है और हमने ये फार्मूला कोई और लगाकर चेक किए है यहाँ पर। ठीक है, कहते हैं उसके बाद रेंज क्या होती है, इफ द फार्मूला यूजेस कॉन्टिन्यूस सेल, कॉन्टिन्यूस सेल एक से ज्यादा सेल का होना, यानी 2 से ज्यादा सेल्स का होना या एक से ज्यादा सेल्स का होना, वो सेल की रेंज कहलाती है। इसमें आप रेंज के अंदर एक सेल रेफरेंस को डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहता है सेल है D3, E3, F3 और G3, इनको हम रेफर कर सकते हैं। अब देखें ना, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। ठीक है जी,
तो हम इसका स्टार्टिंग जो सेल है वो कौन सा है, वो D3 है। उसके बाद हम रेंज लिखते हैं डबल कॉलन से, कहते हैं D3 से लेकर उसके अंदर ही आ जाएगा E3 भी और F3 भी, हम लिखेंगे G3। ठीक है, तो ये रेंज डिफाइन हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ये देखिए, मैंने रेंज डिफाइन करनी है। देखें ये क्या है, लेट से कि ये कॉलम है A1, तो मैं कहता हूँ A1 से लेकर F तक। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं इक्वल का साइन लिखता हूँ। ये देखिएगा AB B1 तक हो गया, देखिए ऑटोमेटिकली ऊपर ऐड हो रहा है D3 और F1। अब इसमें देखें A1 से लेकर F1 तक है, तो मैंने क्या लिखा है A1 से कॉलन F1 तक। ठीक है, मैं खुद मैनुअली भी लिख सकता हूँ, डबल कॉलन, 2 अंकों वाला। ठीक है जी, तो ये सेल की रेंज कहलाती है। इस रेंज में भी आप फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये रेंज कहलाती है सेल की। उसके बाद रेफरेंस हमने पढ़ लिया। अब उसमें दो टाइप्स हैं रेफरेंस की, एक रिलेटिव रेफरेंसिंग है और एक एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये जी, जो आज हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं सेल रेफरेंस क्या होता है, कहता है जी रेफरेंस सेल बाय देयर कॉलम एंड रो लेबल। रो लेबल क्या है, फॉर एग्जांपल कहता है ए कॉलम है, ये कॉलम ए क्या है, ये कॉलम का लेबल है। 1 क्या है, ये रो का लेबल है। तो A1 क्या है, ये एक रेफरेंस है। कहते हैं ये जो सिंपल आप एड्रेस अभी लिख रहे हैं ना, ये वाला जो एड्रेस आपने लिखा है लेट से, ठीक है, ये वाला जो एड्रेस आप वो कह रहा है आपने लिखा है, तो कहते हैं इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर ये आपने एड्रेस लिया और ये एड्रेस लिया, इक्वल टू G3 प्लस H3। वो कहता है ये जो सेल है ना, इसकी जो वैल्यू है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं किसी दूसरे सेल के अंदर भी। ठीक है, आप किसी दूसरे सेल के अंदर कॉपी कर सकते हैं। ये देखें कॉपी हो रही है, आप कॉपी कर सकते हैं। वो कहता है अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है इफ द फार्मूला कंटेनिंग अ रिलेटिव रेफरेंस, अगर आपका फार्मूला रिलेटिव रेफरेंस है, और ये जो फार्मूला हमने लिखा है ये रिलेटिव रेफरेंस ही है। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था। ठीक है, ये फार्मूला जो मैंने अप्लाई किया था, ठीक है जी, जैसे मैंने यहाँ पर ये इन तमाम वैल्यूज को ले लेते हैं ना। ठीक है, इसको प्लस कर लिया, इसको प्लस कर लिया, तो ये देखिए ये फार्मूला, ये रिलेटिव रेफरेंस, और इसको हम कॉपी कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। ठीक है, हमेशा। तो कहता है इफ अ फार्मूला कंटेनिंग रिलेटिव रेफरेंस इज कॉपीड फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक्सेल ऑटोमेटिकली चेंज सेल एड्रेस, उसका सेल एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज होता जाता है न्यू सेल एड्रेस के साथ। एग्जांपल क्या है, सपोज कहता है C1 कंटेन द फार्मूला, कहता है जी एक सेल है उसके अंदर फार्मूला है जी A1 प्लस B1, यानी जो A1 के अंदर कंटेंट है, वैल्यू है, उसको B1 की वैल्यू के साथ प्लस कर दो। तो कहता है इफ इट इज कॉपी टू द C2 द फार्मूला विल चेंज टू A2 प्लस B2। तो कहता है अगर वो C2 से मैंने चेंज किया तो वो फार्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि वो पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर आपने 2 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है, ये C1 है, इधर आपने इनका सम लिखा है। ठीक है, तो ये अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसको सम किया प्लस, और ये A1 B1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, A1 B1 हो गया। अच्छा, अब A1B1 हो गया ना, एक मिनट, A1 प्लस B1। ठीक है, एंटर प्रेस किया, इधर को वैल्यू लिखता हूँ मैं 3 + 4। अब इधर इधर सम नहीं हुआ। अब ये जो सेल है ना, इसके साथ ये छोटा सा डॉट है, इधर आप क्लिक करके ना इस लाइन के ऊपर क्लिक करके रखेंगे और नीचे लाएंगे, ये देखिए नीचे ला के इधर छोड़ देंगे आप। अब नीचे 7 हो गया, वही फार्मूला जो ऊपर था वो अप्लाई हो गया, ये C1 के अंदर था। अब जब C2 पे जाता हूं तो वो A2 प्लस B2 कॉपी हो गया, यानी कि रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर कॉपी हो जाता है, लेकिन सेल का एड्रेस चेंज हो जाता है। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर भी वही है, ये भी सेल का रेफरेंस होता है, लेकिन ये चेंज नहीं होता जब इसको कॉपी किया जाता है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने ये कॉपी किया है ना, एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी किया है। ठीक है, आप इसको इधर से राइट क्लिक करके कॉपी करके यहां पर भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये ए के बाद मैं एक साइन डाल दूं, डॉलर साइन,
और टू के बाद मैं एक साइन डाल दूं डॉलर साइन, इस तरह बी के बाद एक डॉलर साइन डाल दूं और एक टू के बाद एक डॉलर साइन डाल दूं। अब ठीक है, तो कहता है इस फार्मूला को ना, ये जो फार्मूला है जिसके अंदर डॉलर साइन यूज हो जाता है, जिसके अंदर क्या यूज होता है जी, डॉलर साइन यूज होता है, ये देखिए ना, यहां पर भी डॉलर साइन और यहां पर भी डॉलर साइन, ठीक है, ये डॉलर साइन यूज हो गया। तो आपकी रो यानी कि एक है कॉलम है, कॉलम से पहले डॉलर साइन और रो से पहले डॉलर साइन, ठीक है, किसी भी सेल एड्रेस के अंदर, ये पहचान है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की। तो कहता है जिस एड्रेस के साथ ये यूज हो जाता है, लेट्स से ये देखे ना, ये तो कॉपी हो गया था ना एज इट इज, अगर मैं यहाँ पर 1+1 करता हूँ और इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ नीचे, ठीक है जी, इसको कॉपी करने, ये तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो गया ना, लेकिन वो चेंज नहीं करेगा। देखिए उसका आंसर 7 ही रहा है, लेकिन उसको करना क्या चाहिए था, 2 करना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब वैल्यू मैंने कॉपी की है, लेकिन वो एड्रेस चेंज नहीं हुआ। तो कह रहा है दैट डज नॉट चेंज व्हेन इट फार्मूला कॉपी टू अनदर सेल इन द वर्कशीट। तो चेंज नहीं करेगा, फार्मूला चेंज नहीं होगा। ऊपर फार्मूला चेंज हो गया था, A1 B1 हो गया, नीचे वाले पे A2 जाकर B2 हो गया और उसने कैलकुलेट कर दिया। लेकिन जब आप डॉलर साइन यूज करते हैं, जैसे ये यूज किया हुआ है, an absolute referencing is specified in formula by using dollar sign before column letter and row number, रो नंबर से पहले डॉलर साइन और कॉलम लेटर से पहले, तो वो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग बन जाती है, जिसमें आप अगर उसको कॉपी करना चाहें एक सेल से दूसरे सेल में, तो उसका फार्मूला, उसके सेल रेफरेंस और उसका फार्मूला जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, जबकि रिलेटिव रेफरेंसिंग में तो चेंज हो जाता है। अगर ये फार्मूला है जिसमें डॉलर साइन नहीं है, तो इसको कॉपी करेंगे तो वो फार्मूला रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा और वैल्यू भी जो है वो उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है जी, कैलकुलेशन। लेकिन अगर उसका फार्मूला के अंदर आपकी डॉलर साइन यूज हो रहा है, तो ये मान लें कि वो आपका उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेम रेंजेस। नेम रेंजेस कहता है क्या होता है, कहते हैं कैन इट बी हेल्पफुल इन सिंप्लीफाइंग। नेम रेंज क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम रेंज क्या होता है, ठीक है, याद रखें। अच्छा, नेम रेंज आर द नेम्स दैट आर डिफाइंड टू रिप्रेजेंट अ सेल और सेल रेंज ऑन अ वर्कशीट। तो कहता है नेम रेंज क्या होता है जी, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है सेल को और सेल की रेंज को, ठीक है जी, कि रेंज किधर तक है सेल की, ठीक है जी, रेंज भी जैसे मैंने बताया आपको आगे। दीज रेंज नेम कैन बी यूज्ड इन फार्मूला इंस्टेड ऑफ सेल एड्रेस। तो कहता है बजाय कि आप एक पूरी रेंज ऑफ सेल है, आप उसका एक नाम रख लें रेंज का, आप बजाय कि उनके सेल एड्रेस बारी बारी लिखें, आप उसका नेम लिखें सेल के अंदर और फार्मूला में उसको कैलकुलेट कर लें, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह ये देखें यहां पर है, ठीक है, तो इसमें ये फार्मूला उसने लगाया जी, C10 है, उसके अंदर वैल्यू है कोई उसका, उसको 100 पे यानी कि एवरेज निकाल रहा है और डिवाइड कर रहा है C8 के ऊपर, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स आफ्टर गिविंग द नेम्स, नेम क्या दिया, मार्क्स ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाई बाय 100 एंड टोटल, ये उसका नाम है। तो आप नेम दे लेते हैं किसी सेल को, तो वो आपका नेम बन जाता है, ठीक है जी, नेम रेंज बन जाती है जिसको आप कोई नाम दे लेते हैं। मैं सेल एड्रेस था C10 को आपने नाम दे दिया मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। C8 था, उसको आपने नाम दे दिया टोटल मार्क्स। तो ये है किसी भी आपने जो सेल को या रेंज ऑफ सेल को, एक सेल को या रेंज ऑफ सेल को वर्कशीट के अंदर आप जब नेम दे लेते हैं, जब आप उसको फार्मूला में यूज करते हैं, तो बजाय कि आप उसका सेल का एड्रेस यूज करें, आप उसका नेम यूज करते हैं, जिसमें एक तो उसको यूज करना आसान है, मेंटेन करना और अंडरस्टैंड करना भी फार्मूला को वर्कशीट के अंदर आसान हो जाता है। वाई एंड हाउ टू वर्कशीट्स आर लिंक्ड। कहता है एक से ज्यादा अगर वर्कशीट हो, लेट्स से कि ये देखें एक शीट 1 है, ये यहाँ पर मैं अभी आपके सामने एक और शीट अगर ऐड करूं, तो ये आपके पास ना, ये जो है इसके ऊपर आप क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ना एक और शीट आ जाएगी। तो ये वर्कबुक के अंदर एक से ज्यादा शीट्स हो सकती हैं, ठीक है जी। कहने का मकसद क्या है जी, वर्कबुक के अंदर एक से ज्यादा शीट्स हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा,
तो एक शीट को दूसरी शीट के साथ अगर लिंक करना हो, ये देखिए मैं अगर एक बढ़ाना चाहूँ शीट, तो मैंने क्लिक तो किया भाई, बढ़ना चाहिए इसको, एक मिनट, ये बढ़ गई, ये शीट 2 हो गई, ये शीट 1 है और ये शीट 2। अगर एक वैल्यू यहाँ पर पड़ी हुई है, लेट से मैं लिखता हूँ 10, और एक वैल्यू वो यहाँ पर कोई पड़ी हुई है 10, ठीक है जी, तो आप इनको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। शीट 1 को शीट 2 के साथ, टू शीट्स आर लिंक्ड इफ वन वर्कशीट इज यूज द वैल्यू ऑफ अनदर शीट। वो कब लिंक होती हैं, जब एक वैल्यू आपकी जैसे 10 है वो शीट 1 के अंदर है और दूसरी आपकी शीट 2 के अंदर है, ठीक है। जब इन एक शीट की वैल्यू दूसरी शीट की वैल्यू के साथ यूज होगी तो वो आपस में दोनों शीट क्या होंगी, लिंक हो जाएंगी, ठीक है जी। फार्मूला इन वर्कशीट में बी यूज वैल्यू ऑफ फ्रॉम अ सेल इन एन अदर वर्कशीट ऑफ सेम वर्क, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, मैंने ना यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया, एक यहां से मैंने किया, प्लस शिफ्ट 1 में शीट 1 में गया और इधर, ठीक है जी। ये देखें, ये शीट 2 का एड्रेस उठा लिया उसने, उसने कहा कि जी ये शीट 2 है ना, मैं शीट 2 में फार्मूला लगाया, मैंने कहा शीट 2 की जो मैं दोबारा दोबारा कैलकुलेट करता हूँ आपके सामने ना, दोबारा कैलकुलेट करता हूँ। ये देखें, ये शीट 2, ये भी मैं शीट 1 के अंदर हूँ, मैं शीट 2 के अंदर ना इसके आगे कैलकुलेट करने लगा, इक्वल का साइन लगाया, इस पे क्लिक किया, इसका क्या मेरे पास एड्रेस आया, ई कॉलम में 4 रो है, ठीक है जी। मैंने प्लस का साइन बताया, प्लस करना है मैंने जिस वैल्यू को, वो वैल्यू किधर है, वो शीट 1 के ऊपर है, मैं शीट 1 के ऊपर गया, ये कहां पर पड़ा हुआ है, ये E6 के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो अब ये शीट 1 के अंदर है, तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो शीट 2 पे जाकर देखें, उसने कहा शीट 2, ठीक है। आगे एक साइन नजर आ रहा है आपको, ये साइन लगाते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो सेल एड्रेस आ रहा है ये कहां से आ रहा है, ये शीट 2 से आ रहा है, उसको प्लस कर दो इस शीट के एड्रेस के साथ, E4 के साथ, एंटर किया, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से मेरी दोनों शीट्स जो हैं वो आपस में क्या हो गई हैं, लिंक हो गई हैं, ठीक है। मैंने बस लिंक करके दिखाया, वैल्यूज नहीं दिखाई आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपस में शीट्स क्या हो रही हैं, लिंक हो गई हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये देखें जी, ये फार्मूला भी वो बता रहा है, इस तरीके से आप लिंक कर रहे हैं शीट्स को, फॉर एग्जांपल फॉलोइंग द फील्ड यूज द वैल्यू ऑफ सेल इन वन अदर। उसके बाद जी हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम लगा रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं। फार्मूला किस लिए यूज होता है, सबसे पहले तुम्हें पता है कैलकुलेशंस किसके ऊपर करने के लिए, डाटा के ऊपर, और डेटा कौन सा होता है, न्यूमेरिक, हमेशा न्यूमेरिक डाटा होता है जिसके ऊपर आप कैलकुलेशन को अप्लाई करते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। न्यूमेरिक डाटा होता है जिसके ऊपर आपकी क्या अप्लाई होती है, कैलकुलेशंस अप्लाई होती है, ठीक है जी। और जब आप कैलकुलेट फार्मूला उधर अप्लाई करते हैं जिधर आपने किसी सेल के अंदर लिखी वैल्यू का रिजल्ट डिस्प्ले करना होता है, ठीक है जी। और फार्मूला हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, सेल के अंदर, ऑलवेज बिगिन विद इक्वल साइन, और डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं आप, टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है जी, एटसेट्रा। फार्मूला कहां पर एंटर होता है, सेल के अंदर, और फार्मूला बार व्हेन द सेल इज एक्टिवेटेड, जब आप किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो फार्मूला बार के अंदर वो आपका उसका एड्रेस जो है वो अपीयर हो जाता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, वो कहता है जब आप किसी भी सेल पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये देखें फार्मूला बार के ऊपर आपका एड्रेस जो है वो एक्टिव हो गया, ठीक हो गया। तो कहता है अगर आप इन दो वैल्यूज को लगाना चाहते हैं तो आप, ये सेल है जिधर आप इनका डिस्प्ले इन सेल का देखना चाहते हैं, इक्वल एक सेल प्लस दूसरा सेल, एंटर, तो ये इनकी वैल्यू आ गई है, 12 प्लस 12 24, तो ये फार्मूला बार है। तो ये वो सेल है जिसके अंदर मैंने फार्मूला लिखा है, और फार्मूला कहां से बिगन हो रहा है, इक्वल के साइन से, और इन दोनों एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू जो 12 है, E4 के ऊपर, E कॉलम और 4 रो के ऊपर, F कॉलम और 4 रो के ऊपर जो वैल्यू है वो इस G4 कॉलम के अंदर जाकर मैंने फार्मूला लगाया जिसके अंदर रिजल्ट शो हो रहा है, और मैंने कौन सी वैल्यू के ऊपर अप्लाई किया है, हालांकि एड्रेस तो अल्फाबेटिकली है लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू है वो डेटा है जिसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो तो न्यूमेरिक है, ठीक है जी। तो जैसे ही मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूं तो उसका एड्रेस एक्टिवेट हो जाता है फार्मूला बार के अंदर, ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है जी। ये देखिए मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिवेट हो गया, तो ये वो बात कह रहा है, इट अपीयर्स इन द फार्मूला बार व्हेन सेल इज एक्टिवेटेड। ये सारा हमने करके देख लिया, ये प्रोसीजर है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद है जी
फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली एक प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फार्मूला होता है। कल मैंने ना आपको एक फंक्शन लगा कर दिखाया था। मैंने एक फंक्शन क्या लगाया था? मैंने फंक्शन ये लगाया था कि यहाँ पर इक्वल का साइन है, नाउ प्रेस किया था, ये देखिए नीचे सजेशन आ जाएगी, ये नाउ। हमेशा जब फंक्शन स्टार्ट होता है पहले आप फंक्शन का नेम लिखते हैं, इक्वल साइन के बाद क्या लिखते हैं? फंक्शन का नेम। नेम के बाद आप छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, उसके अंदर आप फिर सेल का एड्रेस लिखते हैं अगर रिक्वायर्ड हो, एक सेल का एड्रेस या रेंज ऑफ सेल्स को। ठीक है जी, सेल का एड्रेस है जैसे A1 है, और अगर मैं कहता हूं A1 से लेकर D1 तक तो मैं लिखूंगा D1 किसके अंदर? इस दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। इस तरह मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखता हूँ इक्वल साइन के बाद, फंक्शन का नाम होता है, और फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। वो पैरामीटर सेल का एड्रेस होता है, वो एक सेल का एड्रेस भी हो सकता है, वो रेंज ऑफ सेल का भी एड्रेस हो सकता है। ठीक है जी, जिस तरह मैंने नाउ का फंक्शन बताया था। अब इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होता, कुछ ऐसे फंक्शन है। मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इक्वल नाउ छोटी ब्रैकेट एंडिंग ब्रैकेट एंटर करूंगा, तो ये अभी का टाइम और आज की डेट जो है, जो भी हमारे सिस्टम पे शो हो रही है, तो आपको दिखा देगा। ठीक है, और टाइम गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अच्छा जी, फंक्शन जो होता है ये प्री डिफाइंड होते हैं। देखिए ये पहले से मौजूद फंक्शन था जिसको मैंने यूज किया, और बिल्ट इन फार्मूला होता है। कोई फंक्शन जो है वो यहाँ पर भी है। अगर आप होम पे जाते हैं तो ये देखें, कोई सम फंक्शन है, सम करते हैं, कुछ एवरेज करते हैं, कुछ काउंट करते हैं, मैक्स करते हैं। ठीक है, आप इक्वल का साइन लिखे ना, अगर आपने इनकी एवरेज निकालनी है, इधर इनको आप सेलेक्ट करें। ठीक है, या फिर आप इधर लिखें इक्वल, इक्वल के बाद लिखें मैक्सिमम, और इन दोनों की रेंज को ऐसे सेलेक्ट कर लें, क्लिक करके रखें और दोनों को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले फंक्शन का नेम जो कि मैक्स है, ओपनिंग ब्रैकेट छोटी, इसको सेलेक्ट करें, उसका एड्रेस आ गया, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके फिर एंटर की प्रेस करें। तो उसने बताया जी 12 भी मैक्सिमम है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 करता हूँ ना तो फिर चेंज हो जाएगा सिनेरियो, उसने कहा 12 मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फार्मूला लगाना जो मिनिमम का, तो मैं इक्वल का साइन लिखूंगा, लिखूंगा मिनिमम। ठीक है जी, और ओपनिंग ब्रैकेट, इन दोनों को कंपेयर करूंगा। अब हमें पता है कि इनमें से छोटी वैल्यू क्या है, हमें वो फंक्शन बताएगा 1 है। ये देखिए रिजल्ट आ गया, और ये उसका ऊपर फंक्शन, ये फंक्शन नेम है, और ये फंक्शन के पैरामीटर हैं जो ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। अगर इसमें से आप कुछ गलत लिखेंगे तो वो एरर आएगा। ठीक है जी, तो द फंक्शन नेम इज रिटन आफ्टर इक्वल साइन, मैंने आपको बताया, और उसके आर्गुमेंट जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाते हैं। आर्गुमेंट क्या होते हैं? सेल का एड्रेस होता है। आर्गुमेंट आर द वैल्यू गिवन टू द फंक्शन, हम वैल्यू देते हैं, और वो वैल्यू किसके अंदर होती है? सेल के एड्रेस के अंदर। ठीक है जी, अ फंक्शन में रिक्वायर वन और मोर, एक भी आर्गुमेंट एक सेल का एड्रेस का भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी आर्गुमेंट हो सकते हैं, दो से ज्यादा। अच्छा, एक आर्गुमेंट का मतलब है कि आप सिंपल एक रेंज डिफाइन कर दें या एक सेल का एड्रेस लिख दें। दूसरा आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट अगर आप लिखते हैं तो आप कॉमा लिखकर B1 भी लिख सकते हैं, कॉमा लिखकर C1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पता क्या बोलूंगा, ये ब्रैकेट के अंदर कितने आर्गुमेंट है? 1 2 3 4, 4 आर्गुमेंट है, क्योंकि वो सेपरेट हो रहा है कॉमा के साथ। ठीक हो गया, तो ये एग्जांपल भी है सम की, कि ये B3 से लेकर B10 तक कोई वैल्यूज है और उनको वो सम कर रहा है। ठीक है, इस तरह एवरेज का फार्मूला है, 2 डे का है, स्क्वायर रूट का फार्मूला है। ठीक है, तो ये हम जो है वो आपको भी मैं बताता भी हूँ कि वो कैसे करना है। लेट्स से कि ये जो सारा काम कर रहे हैं हम उसको भी प्रैक्टिस करते हैं। सारी वैल्यूज को मैं ना रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, अगर ना मैंने 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मैंने देखना है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, मैं इक्वल का साइन लिखता हूँ, SQRT ओपनिंग ब्रैकेट, इसका एड्रेस जिसका स्क्वायर रूट देखना है, एंटर। भाई 5 स्क्वायर रूट होता है ना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है, तो ये स्क्वायर रूट का फंक्शन था। ठीक है, दोबारा अप्लाई करूं, अगर इक्वल साइन SQRT शॉर्ट फॉर्म में ओपनिंग ब्रैकेट, इसका एड्रेस, ये आर्गुमेंट है फंक्शन का, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर, और ये स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया। ठीक हो गया, इस तरह मैंने आज की डेट का फंक्शन भी आपको दिखाया। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इधर वैल्यूज लिखता जाता हूँ, 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, ये लॉट ऑफ वैल्यूज है। मैंने अगर इन सब के ऊपर फार्मूला लगाना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल सम
ओपनिंग ब्रैकेट, इधर से सिलेक्ट करके इधर तक आऊंगा, ये रेंज डिफाइन कर दी है G2 से लेकर G7 तक, और ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो इसका सम दे देगा, ये देखें 39 आ गया। तो ये क्या है, ये फंक्शन अप्लाई किया। इस तरीके से आप एवरेज भी अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम का फंक्शन भी, 2 डे का फंक्शन भी। ठीक है, 2 डे का फंक्शन तो जस्ट आप इक्वल लिखे ना यहाँ पर 2 डे, तो ये सिर्फ आपको डेट बताएगा, जबकि नाउ का फंक्शन मैंने आपको बताया वो डेट भी बताता है टाइम भी। ठीक है जी, तो दीज आर द फंक्शंस, ये प्रोसीजर है जी अप्लाई करने का फंक्शंस का। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक। वर्कशीट जो होता है ना टोटल, ये एक वर्कशीट जो है, ये शीट 1 एक वर्कशीट है, शीट 2 एक वर्कशीट है, ये उसकी बात कर रहा है। कहता है उसके अंदर रोज एंड कॉलम होते हैं, हमें पता है, जिसके अंदर यूजर डाटा एंटर करता है, हमने डाटा एंटर किया भी है, ये देखें ये डाटा ही तो एंटर किया। तो कहता है वर्कशीट जो होती है ना एक, उसके अंदर अगर आप कॉलम की बात करें, ये जो कॉलम है ABCD, ये कहता है टोटल कितने कॉलम है, 256 कॉलम है, MCQs में पूछा भी जा सकता है, 256 कॉलम है। तो कहता है रोज कितनी है, ये एक जो 1 2 3 4 12 टोटल रोज कितनी है। एक वर्कशीट के अंदर याद रखें 256 कॉलम होते हैं, कॉलम कॉलम की बात करें, और अगर रो की बात करें 65,536 जो है वो आपकी रोज रोज होती हैं। ठीक हो गया जी, तो ये जो है हमारे पास जो आ गया वो। अच्छा उसके बाद इसको बंद कर लूं मैं। अच्छा जी, तो कहता है जी हमेशा याद रखें वर्कशीट क्या होता है जी, कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम, हमें पता है जी, ये देखें ये कॉलम और रोज हैं सारे, ये कॉलम और ये क्या है जी, ये रोज है। और कहता है ये कितने कॉलम है 256, कितनी रोज है वो आपको बता दिया जी 65,536। द रोज आर लेबल विद, कहता है रोज को हम लेबल करते हैं नंबर के साथ, नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम यही तो सीख रहे हैं शुरू से, यही बार बार बात कर रहे हैं। और जो लेटर जो हमारा कॉलम है उसको हम लेबल करते हैं ABC से, वो A से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे वो कहता है एक सेल है जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं A12, A का मतलब है A कॉलम, 12 का मतलब है रो। वर्क ग्रुप, वर्क ग्रुप क्या क्या होता है कि वर्क ग्रुप से मुराद क्या है, ये शीट 1 और शीट 2, अगर शीट 3 भी आ गई है, कहता है अगर बेशुमार शीट्स हैं, ये सारी क्या है, ये एक वर्क ग्रुप है। यानी कि ये सारी शीट मिलकर, शीट 1 शीट 2 शीट 3, एक फाइल के अंदर जितनी भी वर्कशीट्स हैं वो वर्कशीट मिलकर कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्क ग्रुप। ठीक है जी, जो एक ही फाइल के अंदर सेव भी होती हैं। अगर मैं सेव करूंगा तो ये सारी वर्कशीट एक फाइल के अंदर सेव होंगी। ठीक है जी, तो कहता है वर्क ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ वर्कशीट, ठीक है जी, सेव्ड टुगेदर एज वन फाइल। ठीक है जी, एक ग्रुप ऑफ वर्कशीट है, जैसे शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, और वो सारी एक ही फाइल के तौर पर सेव होती हैं। और इसकी जो एक्सटेंशन होती है सेव होने की, वो .xlx एक्सटेंशन होती है। ठीक है जी, और कहता है बाय डिफॉल्ट हर वर्क ग्रुप के अंदर, हर एक फाइल के अंदर 3 शीट जो है वो क्रिएट होती हैं। जैसे ये शीट 1 है, शीट 2 शीट 3, बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स क्रिएट होती हैं पहले से। ठीक है जी, कंटेन 3 वर्कशीट्स, ये लिखा हुआ है contain the 3 worksheets. However, the user can add more worksheets are required. वो और भी वर्कशीट्स को जितनी चाहे वो ऐड कर सकता है। बाय डिफॉल्ट 3 ऐड है, जो ये आपको नजर भी आ रही है, शीट 1 शीट 2। आप और भी ऐड कर सकते हैं, शीट 4 शीट 5 शीट 6, ठीक है, जितनी मर्जी। तो ये एक वर्क ग्रुप है बेसिकली। और ये जब आप इसको सेव करेंगे, ये लहदा शीट सेव नहीं होगी, ये सेव जब होगी, ये सेव एज अ फाइल होगी, पूरी की पूरी आप फाइल एक सेव कर रहे हैं। ठीक है जी, पूरी की पूरी आप एक उसको फाइल के तौर पे जनाब सेव कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये पूरी फाइल एक सेव होगी। जैसे मैंने अगर इसको सेव किया हुआ है ना कहीं पे, तो ये एक फाइल है, ये इसको मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पे जाता हूँ ना, तो ये देखें इसकी एक्सटेंशन भी बता रहा है .xlx, टाइप ऑफ फाइल क्या है। तो इसके अंदर एक ही वर्क ग्रुप के अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं, ग्रुप ऑफ शीट्स, और सेव होती हैं एज वन फाइल। ठीक है जी, याद रखने वन फाइल, एक फाइल के तौर पर सेव होती है जितनी भी वर्कशीट। और बाय डिफॉल्ट कितनी होती हैं, 3 वर्कशीट होती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, ऑल चेंजेस मेड इन द वर्कशीट आर आल्सो सेव्ड व्हेन अ वर्क ग्रुप इज सेव। कहता है ऐसा नहीं है कि हर एक शीट को लहदा जाकर उसमें जो आपने डाटा लिखा हुआ है, कैलकुलेशन स्कीम या सेव करेंगे। कहता है नहीं नहीं नहीं, कहता है जोन सी मर्जी शीट पे काम करें। कहता है जब आप इसको क्लोज करेंगे
और क्लोज करने के बाद आप उसको सेव, मतलब उससे पहले आपने उसको सेव किया है, तो वो जब आपने उसको सेव किया है तो वो सारी फाइल सेव हो गई है, वो सारी वर्कशीट सेव हो गई है। ये नहीं है कि एक, तो उसके अंदर वर्क ग्रुप से मुराद क्या, वो पूरी की पूरी फाइल है जिसके अंदर एक से अंदर बेश बाय डिफॉल्ट तो 3 है, लेकिन वो एक से ज्यादा भी वर्कशीट हो सकती है जिसको आप एक फाइल के तौर पर सेव कर लेते हैं अपने पास। ठीक है जी, जिसकी एक्सटेंशन याद रखें क्या होती है, डॉट एक्सएलएक्स। जबकि वर्ड की क्या होती है, डॉट डॉक, या डॉट डॉक एक्स भी होती है, या डॉट आरटीएफ भी होती है वर्ड की एक्सटेंशन। ये पूछा जा सकता है आपको। डॉट एक्सएलएक्स भी होती है, एक्स एल एक्स भी होती है, ठीक है जी, एक्स एल एस एक्स भी होती है, ठीक है जी, और एक्स एल एस भी होती है। ये दोनों आपने एक्सटेंशन इसकी याद रखनी है। ठीक है बेटा, बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और बाकी जो हमारा रहेगा इंशाल्लाह कल हमारा चैप्टर जो है इख्तिताम को पहुंचेगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।